राज्य की किसी भी जर्जर पुल पर हुआ हादसा तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होंगे जिम्मेदार। विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किए निर्देश। सभी पुलों का किया जाएगा सेफ्टी ऑडिट। विधानसभा का सत्र देहरादून में करने की मांग निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने की। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखा। बसपा और दूसरे निर्दलीय विधायक भी भेज चुके हैं इस संबंध में पत्र। धूमधाम से मनाया जाएगा इसाक महापर्व। सभी सांसदों विधायकों से अपने गांव जाकर इसाक मनाने का किया गया आह्वान। प्रदेश भर में 6 नवंबर से बदल सकता है मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैंण और शीतकालीन विधानसभा सत्र को देहरादून में संपन्न कराया जाए। आपको बता दें कि लक्सर विधायक शहजाद ने भी पत्रों के माध्यम से विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित करवाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गास पर्व को प्रदेश सरकार धूमधाम से मनाएगी। इसके लिए सभी विधायकों सांसदों से आग्रह किया गया है कि वे अपने गांव जाकर इस पारंपरिक पर्व को मनाएं। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस पर्व को सब मिलजुल कर मनाएं, जिससे ये परंपरा भी बचेगी और पलायन भी रुकेगा। इगास के पर्व को पलायन से रोकने के से जोड़ा है। उसी उद्देश्य को लेकर, क्योंकि हमारा परंपरागत पर्व है, यहाँ इगास है कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के नाम से हम इसको मनाते हैं। और कल हमने आह्वान किया अपने सभी सांसदों से, विधायकों से और प्रवासी बंधुओं से कि सब लोग अपने गांव में जाकर इगास का त्यौहार मनाएं, गांव के साथ मिलजुल कर मनाएं, और जिससे मैसेज आए कि हमारी जो परंपराएं हैं वो परंपराएं आज भी उत्तराखंड के दूर क्षेत्रों में विद्यमान है। प्रदेश भर में 6 नवंबर से मौसम करवट बदल सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंची चोटियों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम बदलने से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में पहाड़ी क्षेत्रों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान है। वहीं मौसम बदलने से प्रदेश भर में ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। राजधानी देहरादून में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन डेंगू की मुसीबत अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसका असर देहात क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। हाल ही में लक्सर के बसीड़ी गांव में डेंगू के कारण दूसरी मौत हुई है, जिसे लेकर नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए युद्ध स्तर पर केमिकल छिड़काव किया जा रहा है, जिससे समय रहते गंभीर परिस्थितियों से निपटा जा सके। मेरा सबसे ये कहना है कि हर वार्ड वाइज, हर गली मोहल्ले में, एक एक गली में आप दवाई का छिड़काव कराएं, ताकि क्योंकि डेंगू की आजकल बड़ी शिकायत चल रही है, इसलिए हमें पूरे नगर को एक बार हमने कर दिया, दोबारा से हमने आज से फिर दोबारा से एक एक वार्ड को, एक एक गली मोहल्ले को लेकर के हम पूरे दवाई का छिड़काव करवाएं। डेंगू जो है सामान्यतः एक प्रकार का मच्छर है जो 16 डिग्री से कम पर
स्वयं ही नष्ट हो जाता है उसका लार्वा। लेकिन अभी चूंकि 16 डिग्री के आसपास हम लोग नहीं आए हैं, तो अभी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। दो तरफा काम है, लोगों को जागरूक करना और नगर पालिका की ओर से भी फॉगिंग, कीटनाशक छिड़काव या लार्वा को नष्ट किए जाने की जो भी कार्रवाई है वो लगातार मैं कल जैसे संज्ञान में आया है, चार्ज लिया है, तो कार्रवाई की गई है कुछ वार्डों में। अभी आगे भी जो प्रयास हो सकेंगे उसमें लगातार हम जारी। जसपुर पुलिस ने अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों ने नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली थी। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो नाबालिग 16 वर्ष की है, उसके अपहरण की सूचना पर हमने 366 में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसके बाद टीम गठित कर अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेजा जा चुका है। मेडिकल कार्रवाई की जा चुकी है। चमोली में महिला सशक्तिकरण की पहल पर वन स्टॉप सेंटर का फायदा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे पीड़िता को विभाग की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। वहीं वन स्टॉप सेंटर के जरिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता भी की जा रही है। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर रश्मि बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से लेकर अभी तक 140 मामले आए हैं, जिसमें से 120 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2019 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं उनको हम यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। जैसे मतलब एक ही खिड़की के नीचे, एक ही छत के नीचे एकल खिड़की योजना है ये, जिसमें हम महिलाओं को यहीं से रहने के लिए आवास सुविधा भी देते हैं। जिसको कानूनी सुविधा चाहिए होती है उसको कानूनी सुविधा, पुलिस की सहायता भी देते हैं। अभी तक यहाँ पे 140 मामले आ चुके हैं, जिसमें से लगभग हमने 120 मामले निस्तारित कर चुके हैं। हम यहाँ पे 20 मामले अभी भी प्रोसेस में हैं अभी यहाँ पे, और कम से कम यहाँ पे 18 मामले हमारे अभी कोर्ट में चल रहे हैं। हम महिलाओं को बताते हैं, जो पीड़ित महिलाएं रहती हैं, कि उनके क्या कानूनी अधिकार हैं जो यहाँ पर आती है। अगर उनका यहाँ पर समझौता हो जाता तो ठीक है, नहीं तो उनका 125 में मुकदमा कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। अगर वो दोनों पक्ष मंजूर हैं तो उनका तलाक का भी डाल सकते हैं। पर हम यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि समझौते से इनके मामले निपट जाए। हल्द्वानी में मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में वार्ड 37 के लोग सड़क पर उतर आए हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि प्राइमरी स्कूल हरिपुर गंगू के पीछे दीप पाठक द्वारा वैध तरीके से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। जिस स्थान पर मोबाइल टावर बनाया जा रहा है उसी के पास हाईटेंशन बिजली की लाइन भी गुजर रही है। इसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि मोबाइल टावर के निर्माण कार्य को रोका जाए, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनहित बहुत जरूरी है और भविष्य को देखते हुए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेडिएशन एक किरण निकलती है उससे बड़ी जनहानि होती है और उस किरणों से बड़ी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, और इंसानों के अलावा जानवरों को भी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन है जिससे बड़ी जनहानि होने का खतरा है। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में 20 से वहाँ से गई है, वो भी दिक्कत है। गलत परमिशन लेके पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है। फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक जो नियम कानून कहता है, आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पर आदमी को अलाउ किया जाता है, मगर यहाँ पर जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप भी नहीं है। और उससे मेन प्रॉब्लम ये है जो यहाँ पर हाई पावर जो ऊपर से 11,000 है उससे भी ज़्यादा हैवी लाइन जा रही है, उससे भी ज़्यादा लाइन की जो यहाँ पे लाइट की वो जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, उसकी डिस्टेंस तकरीबन 10 या 20 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है।
सितारगंज में मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियां जोरों पर है। अधिकारी की फटकार के बाद नगर निगम साफ सफाई में जुट गया है। गली चौराहों में साफ सफाई की जा रही है। उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने भी एक बैठक ली, जिसमें पीडब्ल्यूडी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही डेंगू से बचाव को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई। जरूरतमंद लोगों को मच्छरदानी भी दी जा रही है। योग के साथ जो है और नगर पालिका की टीम के साथ बैठक हुई है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर की साफ सफाई है उस पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाए। और इसके साथ साथ ही जो माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि सभी जो अधिकारी हैं क्षेत्र के इससे संबंधित वो सभी लोग फील्ड में इसका जायजा लेंगे। तो इसी क्रम में ये नगर पालिका को बताया गया है कि अपनी टीम के साथ और हमें अवगत कराते हुए इसमें साफ सफाई में एक अभियान चलाएं, जिससे कि हम और तहसील के सभी अधिकारी भी इसमें मौके पर रहकर इसका जायजा ले सकें। डेंगू की तो मेन स्वच्छता ही है, तो साफ सफाई का हम सुबह और शाम 2 पारियों में सफाई करवा रहे हैं प्रत्येक वार्ड में, और फॉगिंग नियमित रूप से की जा रही है। और जहाँ पे भी डेंगू के ज़्यादा मरीज हैं तो वहाँ स्प्रेइंग ज़्यादा मात्रा में हो रही है। और मच्छरदानी जो है हमारे पास तो वितरित करने की भी इसमें हम कर रहे हैं वितरित, जहाँ से भी मांग की जा रही है, जिससे डेंगू से बचाव हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीद केसरी चंद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद केसरी चंद जौनसार भावर के साथ ही सभी उत्तराखंड वासियों के गौरव हैं। उन्होंने वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति को शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर आयोजन के लिए बधाई देते हुए समिति को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की। उन्होंने राज्य के संग्रहालय में वीर शहीद केसरी चंद का चित्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। साथ ही देहरादून में लेंसटाउन चौक का नाम शहीद केसरी चंद के नाम पर रखे जाने संबंधी समिति की मांग पर विचार किए जाने की बात भी कही। सीएम धामी ने शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही जहां शहीद स्थल है वहां बीजेपी कार्यकर्ता दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 252 मंडलों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आज स्थापना दिवस 9 तारीख को हमने एक व्यापक स्वरूप देने का काम किया है। हम लोग कार्यालय में ही प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके साथ साथ एक दिया शहीदों के नाम ये भी हम रखेंगे, और हमारे जहाँ जहाँ शहीद स्थल है हमारे सरकार के मंत्री वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ पर जाकर दिया भी प्रज्वलित करेंगे। 252 मंडलों में हमने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ता गोष्ठी करेंगे और उस स्थान पर जो जेल गए हैं उत्तराखंड आंदोलन के दौरान और जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक, संकल्प से सिद्धि, इस विषय को लेकर वो गोष्ठी रहेगी और सामाजिक जो सुझाव हैं प्रदेश के विकास के लिए वो सारे विषय निकल कर आएंगे जो सरकार के लिए भविष्य में एक सहायक सिद्ध होंगे। और अब खबर देहरादून से। पुलिस महकमे में बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े फेरबदल हुए हैं। आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईपीएस अजय सिंह को हरिद्वार का नया एसएसपी बनाया गया। आईपीएस योगेंद्र सिंह रावत डीआईजी कारागार के बने हैं। आईपीएस आयुक्त अग्रवाल एसएसपी एसटीएफ बने हैं। आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा एसपी बागेश्वर बने हैं। आईपीएस अमित श्रीवास्तव पुलिस मुख्यालय एसपी बने हैं। आईपीएस परमेंद्र डोभाल चमोली के प्रभारी एसपी बनाए गए। साथ ही स्वप्ना किशोर अपर पुलिस अधीक्षक रुड़की बनाए गए हैं। चंद्रमोहन सिंह अपर पुलिस अधीक्षक बने हैं। एसटीएफ के अभय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर बनाए गए। तो बड़ा फेरबदल प्रशासनिक
मामले में हुआ है पुलिस महकमे में बड़े बदलाव। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत नेगी जुड़ गए हैं। अजीत, पुलिस महकमे में बड़े बदलाव हुए हैं, प्रशासनिक फेरबदल यहां पर बड़ा हुआ है, कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, पूरी जानकारी। जी, आपको बताते चले, यहाँ आईपीएस के साथ कुछ पीपीएस और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए हैं। इसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो आईपीएस अजय सिंह को बनाया गया है हरिद्वार का एसएसपी, आईपीएस योगेश सिंह यादव बने हैं डीआईजी कारागार, आईपीएस आयुष अग्रवाल एसएसपी एसटीएफ बने हैं, आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा बने हैं एसपी बागेश्वर, आईपीएस अमित श्रेष्ठा बने हैं एसपी पुलिस मुख्यालय, आईपीएस प्रमोद डोभाल बने हैं प्रभारी एसपी चमोली, स्वप्न किशोर बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक रुड़की और चंद्र सिंह बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ और अभय कुमार सिंह बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर। इसके साथ साथ कुछ अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका स्थानांतरण भी हुआ है। इनमें श्री स्वप्न किशोर बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक रुड़की, ये जनपद हरिद्वार में है, और चंद्रमोहन सिंह बने हैं पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। जी चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक 2 दिन का उत्तराखंड दौरा दिल्ली वापस लौट गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा भवन में कई वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे यूनिक आईडी कार्ड सिस्टम का 58% काम उत्तराखंड में पूरा हो गया है, जो एक अच्छी बात है। दो दिन हुए उत्तराखंड का देवभूमि का आने का अवसर मिला है। मैं देवभूमि को आप सबको नमन करती हूँ। तरुण विजय जी ने एक वीरांगना जीजा भाई, जो महिला लोगों को, हमारा माताओं को, बहनों को सम्मानित करने का जो नंदा देवी पीठ समिति है उसी से किया है। उत्तराखंड में बहुत अच्छा, लगभग 80,000 हमारा दिव्यांग लोगों को यहाँ पे पेंशन देते हैं जो अच्छा संख्या में है। और हम लोग जो दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने एक यूडीआईडी कार्ड जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में उसको जारी किया है। यूनिक आईडी कार्ड पूरा भारत के लिए एक ही कार्ड होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छा किया है, 58% अभी तक उन लोगों ने कर दिया, अच्छा प्रगति है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक उत्तराखंड दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में लागू की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र उन लोगों को वित्तीय सहायता और प्लेसमेंट देता है जिनकी रुचि अलग अलग क्षेत्रों में है। ऑनलाइन में जाके उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसके ऊपर वो जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम फील कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट का भी है, और प्लेसमेंट नहीं चाहते तो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए भी वित्त विकास निगम हमारा 4 है, उसी से हम उसको फंडिंग कम ब्याज से उसको हम लोन देने का काम भी करते हैं। विधानसभा में नेता उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने यूके SSSC का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मामले में कांग्रेस लगातार सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार एसटीएफ जांच को काफी बताते हुए सीबीआई जांच से बच रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार आरोपियों को बचाने के लिए किस कदर काम कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव मांगे हैं। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें रायपुर रायघटी में अस्थायी पुल का निर्माण,
गंगा किनारे बसे जसपुर रंजीतपुर गांव में बाढ़ से निजात पाने के लिए 3 चैनल गेट और भिक्कमपुर जीतपुर गांव में डिग्री कॉलेज के साथ ही राजकीय चिकित्सालय निर्माण से लेकर सुल्तानपुर आदमपुर गांव में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण शामिल है। मैं पूरे लक्सर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो उपेक्षित क्षेत्र था, जहां जिस चीज की आवश्यकता थी, उसके 10 प्रस्ताव में सरकार को देने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो 10 काम सरकार कराएगी। अगर वो 10 काम करा सकती है सरकार, तो निश्चित तौर पे लक्सर क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे। वह शिक्षा, चिकित्सा और जो अपेक्षित क्षेत्र गंगा खादर, उसके लिए मैं विकास की मांग की है, जिससे उन लोगों का जीवन स्तर उठे और उनके आजीविका चले। अस्थायी पुल निर्माण की बात मैं की है रणजीतपुर में, उसका मैंने खसरा नंबर भी खोला 281, उसमें अस्थायी पुल निर्माण हो, जो अक्टूबर में पुल लग जाए और मई में पुल उठा लिया जाए जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है। उसके साथ जो बांध है गंगा का, उस पर 3 चैनल गेट में बनवाने की मांग की है। देहरादून में श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति द्वारा मां नंदा देवी सम्मान समारोह का आयोजन विधानसभा भवन में किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने उत्तराखंड के 2 वीर शहीदों की माताओं सहित 13 वीरांगनाओं को मां नंदा देवी सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में मातृ शक्ति ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महिलाएं न केवल स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि सशक्त भी हो रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, पूर्व सांसद तरुण विजय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। आज विधानसभा के इस कक्ष में नंदा देवी समिति के तत्वाधान में हमारे उत्तराखंड की वीरांगनाओं को, जिसमें विभूति ढूंढियाल और चित्रेश मिश्र जैसे हमारे अमर सपूतों की माताओं को और विशेष क्षेत्र में काम करने वाले उत्तराखंड के माताओं बहनों को आज सम्मानित किया है। नंदा देवी जो समिति है उसी के माध्यम से 6वां साल है वो हमारे वीरांगना माताओं बहनों को सम्मानित किया गया। 2 माता आई है जिन्होंने हमारे देश के लिए बेटा को दिया, बेटा का बलिदान हुआ। आगे चल के आज जो कार्यक्रम हुआ, माताओं को बहनों को जो सम्मानित किया है, हमारा बहनों और माताओं को आगे चल के काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा और आगे चल के ऐसा कार्यक्रम और भी हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सशक्त माता सशक्त भारत। तो यहाँ पर आज शक्तिशाली भारत को हम लोगों को दर्शन करने का अवसर मिला है। आज विधानसभा कक्ष में हम लोगों ने नंदा देवी का जो सम्मान और महिलाओं का आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। मैं पूरी समिति को, खासकर तरुण विजय जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जहाँ हमने दूर दराज से आई हुई महिलाओं का सम्मान किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।